हाँ, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर्स। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में रिसर्च को हम लोगों ने देखा था यूनिट 1 में, जो कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इसका क्या है। अब एप्लीकेशन मार्केटिंग के अलावा रिसर्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी उतना ही ज़रूरत है जितना मार्केटिंग में इसकी ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात हम अगर करेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में रिसर्च हमें कहाँ कहाँ पे और कैसे रिक्वायर्ड है, तो इन्वेंट्री, फोरकास्टिंग, प्लांट लेआउट, एग्रीगेट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये सारे फंक्शनल एरियाज़ हैं जो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन सब चीज़ों के लिए ये वर्क करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं या जो भी गोडाउन में उससे रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं जिससे कि हमको प्रोडक्शन करना होता है, उसको हम एडवांस में रखते हैं और ताकि हमारा इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज रहे, जिससे कि हमें कभी ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन हमारा इन्वेंट्री की वजह से रुक जाए। तो इन्वेंट्री के लिए भी ये रिसर्च होता रहता है कि इन्वेंट्री कहाँ से आए, कैसे आए, कौन से हमारे इन्वेंट्री के सप्लायर्स हैं, उनका क्या रोल है इन्वेंट्री सप्लाई में, और वो किस तरह से उस हमें कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है। ये सारी चीज़ें भी इन्वेंट्री से रिलेटेड रिसर्च हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है करना। ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग, किसी भी प्रोडक्शन के लिए हम फोरकास्टिंग किस बेसिस पे करेंगे, रिसर्च के बेसिस पे करेंगे कि जैसे हमने पास्ट में कितना प्रोडक्शन किया है और उसने मार्केट में किस तरह के डिमांड को जनरेट किया है और किस तरह के डिमांड को हमने मीट किया है। तो हमारा प्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द डिमांड ऑन द मार्केट। तो हम इस बेसिस पे प्रोडक्शन के लिए फोरकास्टिंग करेंगे कि हमारा डिमांड जो भी करेंटली चल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। क्लियर। तो ये फोरकास्टिंग भी हमारा विदाउट रिसर्च नॉट पॉसिबल। प्लांट लेआउट जब हमको करना होगा, जैसे प्रोडक्शन के लिए हम अगर प्लांट की बैठाने की बात करेंगे, तो प्लांट के लिए हमें लेआउट जब हम डिज़ाइन करेंगे तो लेआउट के लिए हमें लोकेशंस और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी या रिचनेस होगी, मतलब हम कितना इजीली हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, वो कितना आसपास के एरिया में अवेलेबल हैं। या दूसरी चीज़, हमें उस प्लांट तक पहुंचने के लिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, और किस तरह की आबादी है वहाँ पे, खाली ज़मीन है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमको देखना है जिससे कि हमारा सेटअप जो होगा प्रोडक्शन का वो बहुत ही अच्छा सेटअप हो पाए, जहाँ पे कि ईजिली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, जिससे कि रॉ मटेरियल और जो माल है उसको ले जाने में, ले आने में, जो भी हम कच्चा माल या जो भी वहाँ फिनिश्ड गुड्स हैं हम उसको ले जाने ले आने में हमें कोई दिक्कत ना हो, या वहाँ पे जो मशीनरीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे, या ड्रेनेज सिस्टम हो जिससे कि पानी और वेस्टेज मटेरियल का हम वहाँ से ड्रेन आउट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हम रिसर्च करके ही जान पाएंगे कि किस पर्टिकुलर एरिया में है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है। एग्रीगेट प्लानिंग जब हम करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो एग्रीगेट प्लानिंग में हम हर फंक्शनल एरिया, हर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और अपने राइवल्स को और राइवलरीज़ के जो एक्शंस हैं या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो सब कुछ अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं हैं। तो रिसर्च करने के बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और ये हम इसको रिसर्च के बाद ही हम इसको अंजाम दे पाएंगे या परफॉर्म करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कुछ भी हम नया प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं,
तो हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट में उसको हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से उसकी फ़ाइनेंसिंग करेंगे, कितना हमारा उसका बजट होगा और कितना हम खर्च करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को अवेलेबल करा पाएंगे, ठीक है, क्या हमारी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, कितने समय में ये पर्टिकुलर यूनिट बन के तैयार हो जाएगी, इससे हम कितने समय में कितना प्रोडक्शन करेंगे, कब हम ब्रेक इवन पॉइंट हासिल करेंगे, उसके बाद कब हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम प्रोजेक्ट हम बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और इसमें टूल्स और टेक्निक्स जो रिसर्च के हैं या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पेपर में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, कब हमें किस चीज़ की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें भी हम इस पे भी हम रिसर्च करेंगे। तो मार्केटिंग के अलावा इसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी रिसर्च का एप्लीकेशन है, बहुत ही बड़ा रोल है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो रिसर्च के जो कुछ रिटन डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो पॉइंट्स में हम इसको भी देख लेते हैं कि अगर ब्रॉडेस्ट सेंस में हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड एनी गैदरिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। तो बात वही हुई कि किसी भी तरह का डेटा का गैदरिंग, कलेक्शन या इन्फॉर्मेशन जो हम सर्च करते हैं या हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस ऑल इज़ द काइंड ऑफ रिसर्च एंड फैक्ट्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो भी फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन या डेटा उसको गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं या हम गेन करते हैं, तो इसको हम बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये हमारा रिसर्च है, ये हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। कोई फैक्चुअल बुक को हम रीड कर रहे हैं, एनी सॉर्ट का इस काइंड ऑफ रिसर्च। इंटरनेट को सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग इंटरनेट या वॉचिंग द न्यूज़ इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च, क्योंकि सर्फिंग इंटरनेट से भी हमें कुछ नॉलेज बढ़ता है, कुछ हम नया चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई फैक्चुअल बुक पढ़ रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें हमको पता चल रही है तो भी एक रिसर्च है। या न्यूज़ देख रहे हैं तो भी हम कुछ नई जगह के बारे में, नई चीज़ के बारे में या करेंटली हैपनिंग या मिस हैपनिंग के बारे में हम जान रहे हैं, तो वो हमारा नॉलेज बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो हम कहते हैं उसको रिसर्च। ये भी एक काइंड ऑफ रिसर्च है, ठीक है। तो रिव्यू वर्ड जो अभी हमने यूज किया था कि रिव्यू वर्ड बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है और वो एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि हम बेसिकली जब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, मतलब कि जो हम सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं या उसको फाइंड आउट करते हैं या उसको हम रिसर्च करते हैं अपने नॉलेज के लिए, अपने सेक ऑफ नॉलेज के लिए, अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च एक मेथडोलॉजिकल स्टडी है इन ऑर्डर टू प्रूव हाइपोथेसिस और आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, हम कह सकते हैं, ठीक है। फाइंडिंग अ डेफिनेटिव आंसर इज़ द सेंट्रल गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, मतलब कि एक निश्चित तौर पे किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रूफ करना या एक मेथडोलॉजिकल स्टडी को करना या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना, ये इसको हम कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक एंड फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड रिजिड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। जो रिसर्च है वो हमारा एक सिस्टमेटिक है। साइंटिफिक जो रिसर्च है, डिफिनीसन ये कहता है कि एक सिस्टमेटिक रिसर्च है और एक मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और एक स्टैंडर्ड स्टेप्स को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये रूल्स जो हैं ये सिमिलर होते हैं बहुत, ठीक है, बट साइंस के फील्ड में ये कहीं कहीं क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंसेस
क्रिएट किए हुए होते हैं। जैसे इनोवेशन की बात आती है तो इनोवेशन बिल्कुल वो भी एक क्या है, काइंड ऑफ रिसर्च है। तो इनोवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार करते रहते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उसका जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं होगा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिसन हैज़ सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेड ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर 1000 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो 1000 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स मीन्स कि दे हैव द लॉट ऑफ पेशेंस, कि उनके पास बहुत सारा पेशेंस रहा होगा। तो अगर आप भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, या तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक इनोवेशन की अगर बात हो रही है तो बिल्कुल एक पेशेंस की भी बात पैरेलली चलेगी। जैसे जेम्स वाट की बात अगर हम करें तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की कॉन्सेप्ट को उन्होंने पॉपुलराइज़ किया या फेम किया, या उससे उन्होंने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, कि वो देखा ना उन्होंने कि कैटल में पानी उबल रहा था, कैटल को वो ऊपर कर रहा था, फिर उन्होंने टुकड़ा रखा, फिर वो तो ये क्या है, काइंड ऑफ कि आपने परफॉर्मिंग एक आपने एक्टिविटी किया और उससे वो कुछ चीज़ें आपने उसमें वॉच किया। उससे पहले भी पानी उबलता रहा होगा, लेकिन किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया कि पानी उबल रहा है तो वो चीज़ों को ऊपर फेंक रहा है, यानी उसमें क्या है, स्टीम में पावर है। ये देखा किसने फर्स्ट टाइम, इसको कंसीडर किया और दुनिया को सामने लेकर के आया जेम्स वाट ने। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो भी एक हमारे लिए क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट हम जानते नहीं थे। तो हम कहेंगे थैंक्स टू न्यूटन कि सेब गिरा, तो उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए पहली बार देखा इस पृथ्वी पे, नहीं, सेब बहुत गिरे होंगे, बहुत कुछ ऊपर से नीचे गिरा होगा, लेकिन न्यूटन ने फर्स्ट टाइम उस पर सोचा कि वाई द एप्पल इज डाउन फॉल ऑन द अर्थ, ये ऊपर क्यों नहीं गया इन द स्काई, यानी देयर इज समथिंग इन द अर्थ दैट पुल्स द एप्पल ऑन द अर्थ। बट फिर उन्होंने पत्थर का टुकड़ा फेंका, वो भी नीचे आ गया। तो इस पे उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने रिसर्च किया, इस पे उन्होंने सोचा कि देयर इज़ समथिंग इन द अर्थ। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने उस चीज़ को देखा। तो इसी तरह से जो रिसर्चर होते हैं वो कोई चीज़ होती है उसको वो खोज के बाहर निकालते हैं, यानी अगेन एंड अगेन वो उसके बारे में सोचते हैं, सर्च करते हैं और उससे वो अपना कंक्लूज़न देते हैं। तो वो या तो किसी थ्योरी के रूप में सामने आता है या किसी इनोवेशन के रूप में सामने आता है। क्लियर? अब वो थ्योरी या इनोवेशन हमारे आपके या सोसाइटी के काम की होती है या हो सकती है। क्लियर? तो और हम रिसर्च इम्पोर्टेंस क्या है? जब रिसर्च है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, स्टडी ऑफ मटेरियल्स है, इस्टेब्लिश सोर्सेज ऑफ इस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूज़न है। तो जब किसी हम नए कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हैं अपने आसपास के या वर्ल्ड के अराउंड हो रही चीज़ों के, तो रिसर्च बहुत कुछ फाइंड आउट करता है जो कि हमारे लिए, वर्ल्ड के लिए, कंट्री के लिए, समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उसके लिए बेनिफिटेड होता है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसी क्रम में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं वो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को करते हैं कि हाउ पीपल थिंक, एक्ट इन सर्टेन वेज। ठीक है, तो और हाउ द डिसऑर्डर्स विल reacted by the people, how the disordered people react in the society। तो ये सारी चीज़ें वो रिसर्च करते रहते हैं, वो बताते हैं। तो ये इसका महत्व है कि ये सब चीज़ें हमको पता चल पाता है। अगर ये सब रिसर्च ना हो तो हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे अभी कोविड है, तो कोविड पे रिसर्च हुआ तो पता चला कि कोविड किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, कोविड को हम किस तरह से रोक सकते हैं,
कोविड को से हम किस तरह से बच सकते हैं, कोविड हमको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो इस पे क्या है, रिसर्च होता रहता है, और रिसर्च होता है तो ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड होती हैं या सोसाइटी को बताई जाती हैं। क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च है हमारा कि जैसे मार्केट में जो रिसर्च होता है वो कंपनीज़ को हेल्प करते हैं कि प्रोजेक्शन एंड फॉर्मुलेशन के लिए कि अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएं मार्केट में पहुंचने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस पर सर्वे करें और कस्टमर के कम्युनिटी के और कंजम्पशन हैबिट्स के नीड को या उनके कंज्यूमर के बिहेवियर को वो वॉच करें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लाई करें। क्लियर। तो ये रिसर्च का काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिकली इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, नॉर्मली रिसर्च क्या होता है, इसका एप्लीकेशन तो देख ही रहे थे हम लोग, और इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारी टॉपिक्स को स्टडी करिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।